Let's go across to our old friend Mr. आसिफ फारूकी। आसिफ फारूकी साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं। फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं? सर हम लोग तो और अच्छे हैं, लास्ट वीक से जब मिले थे आपसे उससे अच्छे हैं जी। और जबरदस्त ग्राफ ऊपर जा रहा है सर, दिख रहा है सर। और जिस तरीके से अभी प्रियंका गांधी जी भाषण दे रही हैं, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब जबरदस्त हो रहा है। मतलब भाषण बहुत बढ़िया है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। और अभी अभी जो भीड़ देखी हमने प्रियंका गांधी जी के रोड शो के लिए, अरे बाबा रे बाबा, मतलब ज़बरदस्त, बिल्कुल इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्या बताएं सर, मतलब ऐसी भीड़। मानते हैं लोग कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भीड़ का मतलब ये नहीं है कि वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन भीड़ का अभाव अगर होगा तो ये बहुत क्लियर है कि वोट नहीं पड़ने वाले। नहीं सर, लेकिन इस भीड़ का मैं आपको बता दूं, ये नेचुरल भीड़ है। जी बिल्कुल। और ये खुद से आई हुई है, बुलाई हुई नहीं है, पैसे दे के लाई हुई नहीं है। ये प्रियंका जी का चाम है, कशिश है, और कांग्रेस की बात है, उसके ऊपर लोग वहाँ जमा हुए हैं। लेकिन वो बोल बहुत अच्छा रही है सर। अभी अभी अमेठी में जो उनकी मीटिंग हुई थी वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया सर। और वो पता नहीं कहाँ से ले आए किशोरीलाल शर्मा जी को। किशोरीलाल शर्मा जी तो पहले कभी कैमरे के सामने आते ही नहीं थे। मतलब ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, वहाँ 1983 से काम कर रहे हैं, और आज तक कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना था उनका। और एकदम आ गए। और बड़े अचंभित करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है सबको कि अमेठी के सभी लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं। नहीं, लेकिन वो 40 साल से वहाँ काम कर रहे हैं सर जी। 1983 से वहाँ पर है, मालूम है सर। जी जी। बिल्कुल तो ये साइलेंट, जैसे ये कांग्रेस का हमेशा से ये काम रहा है सर कि वो साइलेंटली अच्छे से काम करते रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो अपना प्रचार नहीं करते हैं। जी हाँ। और बिल्कुल बीजेपी के अपोजिट है कांग्रेस पार्टी। आपने देखा, काम ज़्यादा करो और उसको दिखाओ कम। लेकिन आज की मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है बीजेपी वगैरह की, इसलिए लोगों को लगता है कि ये पार्टी अच्छी है, लेकिन 10 साल में ये उसका सब अंचर। लेकिन इससे एक चीज़ हुई है, आई नो प्रदीप जी वांट्स टू कमेंट, लेकिन ये इस सवाल का जवाब दें सर। इससे एक चीज़ बहुत बढ़िया हुई है, किशोरीलाल शर्मा जी ने जो नामांकन पत्र भरा है अमेठी में, उससे ये हुआ है कि कांग्रेस का जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो है, उसमें ये उम्मीद जाग गई है, यार ये कांग्रेस पार्टी वही मेरी पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का आदर है और सम्मान है। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उठा करके अगर आप इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट बना सकते हैं, विच मीन्स एवरीबडी हैज होप। फारूकी साहब। सर बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल सही बात है। ये कुछ इत्तेफाक हो गया था कि ये बीजेपी आ गई थी और उसने अपने काम से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली के पीछे ज़्यादा वक्त लगाया, क्रिटिसाइज़ किया और उसको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इन 10 सालों के अंदर पब्लिक अब समझ गई है। और आप जो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी सुधर गई, या नहीं सुधर नहीं गई, वापस आ गई, वापस आ गई, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वही पुरानी पार्टी है जो उसका मुद्दा हमेशा एक रहा है, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। थोड़ा पब्लिक के जहन में कुछ नया सोचने का अंदाज बदल गया था। अब मेरे ख्याल से फिर से वही आ जाएगी, वरना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वही है। आपका संघर्ष भी हमने देखा लगातार मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, जिस प्रकार वर्षा गायकवाड़ जी के लिए आप लगातार मीटिंग्स करके लोगों को जिस प्रकार कंसोलिडेट करके एक जीत के मुकाम पर लेके जाने का जो संघर्ष, वी आर सीइंग इट। हाउ डू यू सी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, कैसे देखते हो आप? बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लेवल की बात नहीं करूंगा, मुझको नहीं लगता है कि हमने कुछ किया है। पब्लिक का इतना प्यार उमड़ के आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और उसकी वजह से हम लोग को एक इंस्पिरेशन मिलता है। और रोजाना एवरीडे हम चेंजेस देख रहे हैं कि उसके अंदर बढ़ोतरी होते जाती है और उनका जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो मुझको लगता है 20 तारीख को जो पोलिंग होगी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ और शिवसेना के जो वोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एक साथ में जुड़ के आ रहे हैं, जिसमें दलित भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फारूकी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सीएए के बारे में कहा, बोले कोई भी इस देश के माइकलाल सीएए को बदल नहीं सकता। आप अफवाह फैला रहे कि मोदी जाएगा तो सीएए भी जाएगा। आज ही 14 फैमिलीज को सर्टिफिकेट इश्यू किया, रेफ्यूजी फैमिलीज को 14 फैमिलीज को सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया। बोले सीएए विल स्टे, सीएए विल नॉट गो। और जो डायलॉग, जो हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट का कि कोई माइकल लाल
पैदा नहीं होगा इस देश में जो CAA को हटा सकता है। फारूकी साहब, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। सर मुझको लगता है कि वो कोई भी बात जो आजकल बोल रहे हैं वो डिस्परेशन में बोल रहे हैं, सेंसिलाइजेशन उसको अंदर पैदा करते हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से अटेंशन ले ले पब्लिक का और ये बता दें कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं हो सकता और वो ऐसा नहीं हो सकता। और लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि उनके सारे जो इस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं और सेंसिलाइजेशन है वो सारा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल अब वो मुसलमान से मेरा कोई वो नहीं है और मैं मुसलमान को बहुत चाहता हूँ और मेरे मुसलमान दोस्त से ये सब भी स्टेटमेंट हमने सुने और मुसलमानों का ये हाल है कि वो इस स्टेटमेंट सुनने के बाद बहुत हंस रहे हैं सर और उनको जोक लग रहा है। तो इस किस्म का आजकल वो फ्रस्ट्रेशन में बहुत सी बातें बोल रहे हैं जिसपे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है सर। प्रियंका गांधी इज वेरी इंप्रेसिव इन ऑल हर कैंपेन्स। जहां भी कैंपेन करे, जो भी सवाल ले रहे, प्रियंका गांधी हिटिंग एट बोथ द बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह। जो पहले इन्होंने लगातार स्टेटमेंट में नोबडी बिलीव्स द बीजेपी, नोबडी बिलीव्स द बीजेपी, बिकॉज शुरुआत में जो 15-15 लाख के बाद किए थे और फिर दूसरे दिन कुछ महीने के बाद बोले ये सब जुमला है। तो प्रियंका गांधी सेज नोबडी इज बिलीविंग द बीजेपी एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड स्टॉप हिंदू मुस्लिम का जो एक जंग उन्होंने छेड़ के रखा है कि एक दरार पैदा कर दो और झगड़ा पैदा कर दो, इसको हट के जो एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, अलग अलग मुद्दे जो एसेंशियल है उस पर चर्चा होना चाहिए। एंड शी सीम्स टू बी वेरी इफेक्टिव, प्रियंका गांधी जी। आसिफ फारूकी जी। तो सर हमेशा से जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर से गांधी फैमिली हमेशा ऑनेस्ट रही है, सच बातें की है, कम की है लेकिन हमेशा सच पे कायम रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने जो एक मंजर खींचा है अपने पास्ट के बारे में, अपने फादर के बारे में, पार्टी के बारे में, वो सच्चाई पे मुबनी था और उनकी बातों को अब जब पब्लिक ने सुना और उसके अंदर सच्चाई देखी तो कंपेयर करके उनको लगा कि ये झूठ बातें जो बीजेपी वाले करते हैं, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह, तो उसके बरक्स प्रियंका गांधी की ये सच्ची बातें उनको बहुत अच्छी लगती है और बहुत इफेक्टिव है। उन्होंने जो बोला सर, अभी आज सुबह का भाषण है, वो जो मैं सुन रहा था, आज सुबह लाइव चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, देखिए 15 लाख आए क्या, नहीं आए, 100 स्मार्ट सिटी बने क्या, कहाँ बने भाई, किसानों की क्या आमदन दुगनी हो गई। तो वो तो बड़ी दर्दनाक चीज़ है। जब उन्होंने ये किसानों के बारे में जो बात करी, क्राउड का रिएक्शन देख रहा था मैं, मतलब वो तो बहुत भावुक हो गए लोग। फिर कहा यार देखो 600-700 के करीब किसान मर गए और उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला किसी ने। मतलब दैट आई थिंक इज नॉट राइट, वेरी फ्रैंकली। Farooqi sir, forget about political affiliations, forget about the fact that I like Narendra Modi or I may vote for BJP or I may vote for Congress, that's a separate issue. Lekin sir, 700 of our people dying in a protest, that I think is terrible. What do you think, Farooqi sir? सर आप उनकी वो स्पीच देखिए कि जब उनके वालिद की डेथ हुई थी और उनकी अस्थि लेके वो जब आ रही थी जी, और वो जो मंजर उन्होंने खींचा है वो 20 मिनट 26 मिनट की स्पीच है सर। नंबर 10 जनपद पे मैं था उस दिन सर, मैं तो वहीं था। आप वो पूरी स्पीच सुनिए सर उनकी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक 17 साल की बच्ची जब अपना डिस्क्राइब करती है और पूरा मंजर खींचती है सर, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। उसने अपने वालिद की बॉडी को किस तरीके से टुकड़ों में उठाया और कैसे जली, और उन्होंने यहाँ तक इकरार किया कि मुझको नफरत हो गई थी, मुझको ये लगने लगा था कि हर आदमी हंस रहा है मेरे ऊपर और इस किस्म का हादसा मेरे वालिद के साथ हो गया, मुझको लगता था कि मेरे लोग दुश्मन हैं हमारे। लेकिन जो प्यार उमड़ा जब हम ट्रेन के अंदर उनकी अस्थि लेके चले, उनकी राख लेके चले डुबाने के लिए, और रात को अंधेरे में जब स्टेशन आया और वहाँ पे लोग रोते हुए नजर आए, तो बोले उस रोने के पीछे मैंने देखा कि मैं अकेली नहीं रो रही, मेरे साथ ये इतने लोग रो रहे हैं, यानी इनको भी दर्द है। तो एक बच्ची ने जब उस दर्द को महसूस किया और बयान किया तो लोगों को लगा कि ये कितनी सच्चाई से बयान करती है, यानी ये बहुत सच्चे लोग हैं। ये नहीं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं किसी के बारे में कुछ भी उड़ा के चले जाते हैं, उनको मतलब मुझको बड़ा ताज्जुब होता है, कभी गुस्सा भी आता है, कभी हंसी आती है और बहुत अफसोस होता है सर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को और उसके स्टेचर को इतना गिरा दिया
कि वो नेहरू जी के बारे में जिस तरीके की वो बातें अपने मुंह से बोलते हैं, न सिर्फ उनकी पार्टी बोलती है, वो बोलते हैं, और उसके बाद के जितने प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के रहे हैं उनके बारे में जिस तरीके के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, मुझको लगता है कि ये शोभा नहीं देता है उनको। नहीं, और वही नहीं है, और साथ में इस परिवार के बारे में इतना उल्टा सीधा कहना है, ये सब कहना है, ये ठीक ये और ये इस बात को मेरे ख्याल से पब्लिक अब बहुत अच्छे से समझ गई है। और सर इसलिए समझिए क्योंकि पहली बार आप लोगों ने समझाया है, वेरी नहीं नहीं, आज तक पहले मैंने प्रियंका गांधी जी को इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा सर। आप थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी देना। आप अगर आज भी देखेंगे तो राहुल जी की जुबान से ज्यादा उनका बॉडी काम कर रही है। वो जुबान से ज्यादा नहीं बोलते सर, उनका काम ज्यादा बोलता है। उन्होंने जिस तरीके से पेनफुली पूरा दौरा किया है, लोगों से जो मिले हैं, जो उनका एक्सप्रेशन रहता है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये आदमी कितना लेबोरियस है, कितना मोहब्बत करता है पर्सनली, और जो जुबान से ज्यादा वो इस किस्म की चीजों में। आसिफ फारूकी जी, मगर राहुल गांधी जी ने ठीक है स्लोगन बहुत बढ़िया, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात, मगर उन्होंने कहा संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है हमको। मगर मोदी जी ने कहा कि संविधान को नेहरू जी वांटेड टू कर्ब फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंदिरा जी इमरजेंसी लेके आए, राजीव गांधी फिर प्रेस लॉस पे पाबंदी लाने के लिए बहुत कोशिश की, राहुल गांधी जी ने जो बिल है खुले पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो मनमोहन सिंह जी कैबिनेट ने पास किया, उस बिल को फाड़ दिया। तो ये लोकतंत्र कहां खतरे में? लोकतंत्र खतरे में कांग्रेस रूल में हुआ है, कांग्रेस के लीडर्स ने किया है। तो इस जस्टिफिकेशन को आप कैसे समझोगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिसाब देके कहा कि राइट फ्रॉम नेहरू टू राहुल गांधी, किस प्रकार से आपने लोकतंत्र को कमजोर किया है। आसिफ फारूकी साहब। सर, पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट टाइम जो है एमपीज को सस्पेंड कर देना, आपको नहीं लगता है कि ये इससे बड़ा कोई भी हादसा नहीं हो सकता था इस दौर का, और जो कि इस गवर्नमेंट ने किया। और राहुल गांधी ने कभी भी जुमलेबाजी नहीं की। उन्होंने जो संविधान के बारे में जो ये बातें कही हैं, वो इसलिए कही हैं कि जो दिलों के अंदर नफरतें पैदा करने के बाद ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का जो चक्कर लेके आ जाते हैं, उससे ये एहसास होता है कि भाई ये मुल्क जो है एक किसी कम्युनिटी या किसी एक रिलीजन का नहीं है, और ये उस तरीके की बीजेपी वाले ऐसी फिजा बनाना चाहते हैं। तो उस चीज़ से डर लगता है सर, और उसके लिए हम लोगों को वो तैयार करना चाहते हैं कि भाई आप संविधान को बचा के रखिए, वरना ये कहीं ना कहीं इस किस्म की बातों को वो लेके आएंगे और उसमें नफरतें फैलाएंगे और बढ़ावा देंगे। इसलिए वो अलर्ट। वो तो चल ही रहा है ना सर, आपको नहीं लगता कि नफरत फैली है? मतलब इसको खत्म करने में तो नहीं सर, कितने साल लग जाएंगे? आप ये पिछले 5 दिन में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की आप जुबान देखें तो हर तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाते हैं सर। और आपको ब्लेम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस करती है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और उसको उन्होंने साथ में एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जिस दिन मैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम करूंगा तो मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। हमने किया ही नहीं। अरे ये जरा बताया जाए सर। नहीं सर, लेकिन आप एक एग्जांपल आप दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान किया हो। फर्स्ट डे से हिंदू मुसलमान के बारे में कि इनको कपड़े से पहचानो। अब आप इससे आप क्या मतलब लेते हैं सर? सर कपड़े से नहीं, खाने से, कपड़े से, खाने से, सबसे करेक्ट। आगे जाके अमित शाह जी कह रहे हैं कि देखिए तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस ने, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट डन बाय द कांग्रेस हैज डिस्ट्रॉयड द कंट्री। अमित शाह जी कह रहे हैं, बोले हमारा क्लियर कट है, हमने जो वादा किया है अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमने वादा किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी देयर एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी देयर एंड वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट, चाहे कुछ भी हो। और आगे कहा कि वी आर अगेंस्ट पर्सनल लॉ जो है उनका एग्जिट होगा, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इम्पोज्ड। नाउ ये स्टेटमेंट को कैसे दिखता है? अमित शाह वेरी वेरी कैटेगोरिकल, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एजेंडा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो है और देश हित में है। फारूकी साहब। सर मैं आपकी बात को एक सवाल से पूछना चाहता हूँ। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या पर्सनल जो कानून है वो है कितना? वो तो कैथलिक्स का भी पर्सनल लॉ है सर, और उसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ शादी ब्याह और हमारे जो पर्सनल मामलात हैं इनहेरिटेंस वगैरह के,
वो कल भी रहेगा, कोई मुसलमान हो या कैथलिक हो या कोई भी दूसरी कम्युनिटी जिनका इस किस्म का मामलात है, वो दूसरा मानने वाले नहीं है। बाकी हमारे, आप अगर कोई भी क्रिमिनल का काम कीजिए, मर्डर हो या चोरी हो इस किस्म के, तो वो तो सबके लिए एकसा है, और वो चाहे मुसलमान हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे हिंदू हो, सबके लिए बराबर लगता है। तो ये मुझको ऐसा लगता है कि ये सेंसिलाइजेशन करते हैं और उसको पब्लिक के अंदर डिफरेंस और डिवीजन करने के बाद वो अपना रूल करने का जो तरीका है उसको इख्तियार करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, वरना ये लोग इस किस्म की कर नहीं पाएंगे सर। और दूसरी बात है आसिफ फारूकी साहब, आज की तारीख में मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई अगर कोई भी शख्स, मान लीजिए कोई मुस्लिम हो, मुस्लिम परिवार हो, अगर आज की तारीख में उनमें का अगर कोई डिस्प्यूट है, सो द चॉइस इज अप टू देम। आज की तारीख में आपको चॉइस है, यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट एंड यू कैन बी ट्राइड अंडर द सिविल लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आपका ट्रायल चलेगा, किसी ने मना नहीं किया, कोई मना ही नहीं है। तो बट इट्स अ चॉइस विच इज लेफ्ट टू यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इस चॉइस को खत्म करना चाहता है, मतलब ये हुआ। तो मेरा ये सवाल है आपसे, और इनफैक्ट बीजेपी के जो जितने माशाल्लाह बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता, वक्ता, अधिवक्ता जितने भी लोग आते हैं, उनसे जब ये पूछा जाता है तो उसका कोई जवाब मिलता नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हिंदू यूनिफॉर्म जो 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 हिंदू यूनाइटेड फैमिली है, HUF जो है, तो वो क्या खत्म हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत? क्योंकि HUF को बहुत टैक्स रिबेट्स मिलती हैं। तो ये इसका कुछ समझ में नहीं आया, उसके ऊपर कोई जवाब है नहीं सर। नहीं सर, जवाब यही है ना कि इनकी जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, पब्लिक को डिवाइड करना है और उनको रूल करना है। और हिंदुस्तान की पब्लिक जो है हमारे पड़ोसी मुल्क के पब्लिक की तरह नहीं है सर, ये समझदार है। और ये सर पढ़े लिखे लोग हैं सर, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, तो इसलिए मुझको लगता है कि मुझको पूरी उम्मीद है यहाँ की पब्लिक से। आसिफ फारूकी साहब, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अभी बयान था 2 दिन पहले कि आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम समाज, मैं मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। आप उन मुस्लिम बहनों से पूछिए प्राइम मिनिस्टर का सिंसियरिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सिंसियरिटी। जब ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया था, जस्टिस दिया था मुस्लिम महिलाओं को, जब आयुष्मान कार्ड जब मुस्लिम हमारे बहनें इस्तेमाल करते हैं, हमारे सिंसियरिटी को गारंटी देते हैं, जब वो आवास योजना में घर मिलते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का, उन मुस्लिम बहनों से पूछिए कि सिंसियरिटी कितना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। और आगे जाके कोविड वैक्सीन उन्होंने कहा कि देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन एनी ऑफ दीज थिंग्स फॉर द गवर्नमेंट। तो मुस्लिम बहनें इज वाउचिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंसियरिटी। क्या आप बिलीव करते हो जो मोदी जी का स्टेटमेंट है? सर, कोविड के वैक्सीन के बारे में तो आप बात मत कीजिए। इन्होंने पैसा कमाया, उसके अंदर हजार रुपए, 2,000 रुपए की इन्होंने कोविड वैक्सीन बेची है। और बाद में आपने देखा होगा कि उन कंपनियों ने इनको किस तरीके से फंडिंग की है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, अगर ये पब्लिक समझ जाएगी तो इनको तो जूते मारेगी सर, क्योंकि इनका हक बनता था, इमरजेंसी थी, ऐसे हालात पैदा हो गए थे, इनको तो फ्री में वो वैक्सीन लोगों को घर घर जाके लगाना चाहिए थी। उसके बरक्स इन्होंने उसके अंदर पैसे न सिर्फ कंपनी को कमाए, बल्कि गवर्नमेंट ने भी उसमें हिस्सेदारी खूब अच्छे से ली और उसको बॉन्ड के ज़रिए अपने बीजेपी पार्टी के अंदर ली। तो ये बड़े ही अजीब किस्म की हालात इन्होंने पैदा करने के बाद उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इसी तरीके से मुस्लिम औरत हो या उनकी शादी ब्याह का मसला हो, ये बहुत ही पर्सनल मामला है। और 3 तलाक के बारे में कितने % है सर? ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये इन सब बातों को बड़ा सेंसिलाइजेशन करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं अब पब्लिक। लेकिन सर आप खुद मुस्लिम हैं, यू आर मुस्लिम योरसेल्फ, आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, वी हैव नेवर रिगार्डेड यू, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन। आज तक कभी आपने मुझसे नहीं पूछा कि यार तुम कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो। आसिफ साहब, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो आज तक कभी। आप तो दोस्त हैं हमारे इतने सालों से। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम थी क्या, मतलब असल में क्या मुस्लिम महिलाओं में असल में ये समस्या थी कि व्हाट्सएप के ऊपर, SMS के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया, ऐसा होता था क्या? सर देखिए, जाहिलियत है, उसको हम लोग ये तो इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता होगा। बहुत सी चीज़ें होती होगी, हमारे पास कोई डेटा नहीं है और आई थिंक गवर्नमेंट के पास भी कोई डेटा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम में चोर नहीं होते, मुस्लिम में डाकू नहीं होते, हर
रिलीजन में हम गंदे और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उसको किसी एक रिलीजियस के साथ लगा देना बहुत खतरनाक और बुरी बात है। इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि इसको आप जाहिलियत से जोड़ दीजिए, वरना इसका ताल्लुक किसी रिलीजन से नहीं है सर। जी आसिफ फारूकी साहब, और जो मुस्लिम में सर एक डेटा आपको बता दूं, जी बताइए। डिवोर्स रेट 1% से कम है। उस 1% के लिए ये इतना हंगामा कर रहे हैं कि आप भी टीवी पे चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक भी सोचती है कि भाई मुस्लिम में तलाक का बड़ा मामला हो गया, और ये मुसलमान औरतों को ये बावर कराना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा वो कर दिया, आपका बड़ा घर बस जाएगा। सर 1% से भी कम मुस्लिम में तलाक है, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि अगर कोई जायज़ चीज़ों में सबसे ख़राब चीज़ है तो वो तलाक है। ये बात हर मुसलमान को मालूम है, इसलिए अगर वो इसका इस्तेमाल करता है या तलाक का मसला लाता है तो वो वाकई कहीं ना कहीं बहुत मजबूर होते हैं दोनों पार्टियों में से, तब ये तलाक का मसला आता है। तो मुझको लगता है कि इसको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि उनके जो रिलीजन के अंदर है उसकी तरीके से, न कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ फायदा कर पाएगी और उसका फायदा पहुंचेगा। राहुल गांधी जी believes the Congress manifesto is a game changer. 5 pillars of justice और 25 गारंटी। हाँ, Exactly. बदलेगा हालात। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है युवा न्याय। युवा न्याय ना, आपने कहा कि पहली नौकरी पक्की, 1 करोड़ जो बच्चे ग्रेजुएट निकलते हैं कॉलेज से। दूसरा श्रमिक न्याय, 25 लाख तक आप हेल्थ कवर दे रहे हो जो गरीब से गरीब श्रमिक है। महिला न्याय जो वो आप कहते हैं, तो उसमें नारी न्याय, जो महालक्ष्मी योजना 1 लाख पर एनम एक गरीब महिला अपने घर में मिलता है 8,500। दीज आर द गेम चेंजर वेयर कांग्रेस मैनिफेस्टो इज कंसर्न। राहुल गांधी बिलीव्स दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। फारूकी साहब, कैसे देखते हो आप? अब देखिए, हमारा राहुल गांधी के बारे में आपने कहा, डेफिनेटली ये अगर मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है तो उनको पसंद आया होगा। ये सक्सेसफुल है उसका मैं प्रूफ आपको दे दूं कि जब से मैनिफेस्टो आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना मैनिफेस्टो भूल गए हैं। हर स्पीच, हर तकरीर में कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो का तस्करा करते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग कितने सक्सेसफुल हैं सर। मैं अब इससे ज्यादा इसके सर बारे एक में नहीं। चीज तो है, प्रधानमंत्री जी आपके सबसे बड़े पीआरओ हैं। सर भूल गए, मैनिफेस्टो को लेकर के वो अपना मैनिफेस्टो भूल गए सर। सर 1,40,40,00,000 बार, मैं लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ, 1,40,40 के 42 लाख बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड किया गया है एआईसीसी की वेबसाइट से। 1,42,00,000 टाइम्स, एंड दैट इज ओनली बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज टॉक्ड अबाउट इट सो मच। सो यू मस्ट थैंक इट। आपको थैंक यू बोलना चाहिए प्रधानमंत्री। मैं तो बोल रहा हूँ ना सर कि ये सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में जहां भी गए हर वक्त उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। अच्छा सर, एक चीज है, इसका मतलब हम सक्सेसफुल हैं। एक चीज है, प्रियंका गांधी जी ने एक छोटी सी बात कही थी आज सुबह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2014-2015 में 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी। 100 स्मार्ट सिटी। फारूकी साहब, आप तो घूमते रहते हैं पूरे देश में, हर जगह जाते हैं, कहीं दिखे आपको एक भी स्मार्ट सिटी? दिखा आपको कहीं? बन गया मतलब आप तो हम लोगों ने मिस हो गया होगा शायद। सर सिवाय एक स्मार्ट आदमी के स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखा। एक स्मार्ट आदमी रोज टीवी पे हमको दिखता है, सूट बूट के अंदर, दाढ़ी ओढ़ी बड़ी अच्छी बनी हुई। हम तो दिलीप कुमार को भूल गए उसके आगे सर। क्या बात है साहब, क्या बात है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था आपने। एक स्मार्ट आदमी, और ये गांव में भी जाके पूछ लीजिए तो वो भी यही बोलेगा कि टीवी के ऊपर रोज एक स्मार्ट आदमी हमको दिखता है। उम्र हो गई लेकिन बड़ा स्मार्ट है सर। फारूकी साहब के अरविंद केजरीवाल जी ने जो कंट्रोवर्सी जो उन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने कहा कि मोदी साहब इस इलेक्शन में वोट अपने लिए नहीं मांग रहे, वो अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं। ये इसलिए मांग रहे कि मोदी साहब ने खुद एक कानून बनाया कि 75 इयर्स के ऊपर कोई नेता अपने ये गवर्नेंस में नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली सितंबर में उनको अपने ही कानून के अनुसार, रूल के अनुसार त्याग देना पड़ेगा। तो दिस वोट इज नॉट फॉर मोदी, दिस वोट इज फॉर अमित शाह। तो ये 75 इयर्स रूल, क्या आपको लगता है मोदी जी ऑनेस्टली इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे? हाँ नहीं, वो इस बात में तो मैं मोदी जी को एक्सेप्ट करता हूँ सर।
और मेरा पर्सनल जजमेंट ये है कि मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि 75 के बाद वो काम नहीं करेंगे। उनका ये बोलना था कि अगर 75 के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो उसको पूरा टर्म मिलेगा। तो मोदी जी उसको बाद में घुमा देंगे सर कि मेरा 75 पूरा नहीं हुआ है, मैं अब कुछ बन गया हूँ तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। इसलिए मुझको नहीं लगता है केजरीवाल जी को वो बात में सच्चाई होगी। वो समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से मोदी जी को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं समझ गया कि ये कंटिन्यू अगर खुदा ना खास्ता कंटिन्यू करने की बात आई तो वैसे भी अमित शाह जी ने तो बोल ही दिया कैसे उसको करेंगे। तो यही बोलेंगे कि मैं अभी 75 के अंदर हूँ तो मुझको वो चीज़ मिल गई, अब उसका जब मामला खत्म होगा तब सोचूंगा। लेकिन अमित शाह जी ने तो बोल दिया है सर कि वो अप्लाई नहीं करता, मोदी जी पे अप्लाई नहीं करता, वो 75 साल का जो रूल है वो अप्लाई नहीं करता। और मोदी जी ने खुद बोला है कि मैं विरासत में मेरे देशवासियों 140 करोड़ देशवासियों के लिए विकसित भारत एज ए लीगेसी सौंपना चाहता हूं। आई विल हैंड ओवर विकसित भारत। मगर विकसित भारत के सपने 2047 तक है फारूकी साहब। तो आप जो कह रहे हैं, इनडायरेक्टली मोदी साहब ने कहा कि 2047 से पहले शायद मैं नहीं जाऊंगा। 20 साल तक सर। हाँ, ये हम लोग के लिए सानिया हो गया सर। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि ये जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें हैं ये तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। तो कुछ हमसे ही गलती हुई होगी तभी ये 2047 तक होगा, वरना ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आती। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी गलतियों को हम सुधारें सर जी। और उन्होंने साथ में वो 2047 की बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक तो कहा कि ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये उन्होंने ये कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोलेगी और पूरे देश में 40 सीटों के ऊपर नहीं आएंगी, ऐसा मोदी जी ने कहा सर। ऐसी बातें तो वो बहुत कुछ बोल चुके हैं और जुमलेबाजी से कुछ फायदा नहीं है। आपका खुद का जो इंफॉर्मेशन है आप उससे पता कर लीजिए कि हर आदमी ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये पीछे है, कांग्रेस का बहुत ही अच्छा हाल है। बल्कि लोग तो ये भी मशवरा दे रहे थे कि कांग्रेस को अपना अगर अलग अकेले भी लड़ती तो भी अच्छी रहती। नो डाउट हमको बहुत अच्छा साथ मिला है अखिलेश का, उसके साथ में दोनों मिलके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि ये भी इनकी एक अनदर जुमलेबाजी है सर। और शरद पवार जी जो मर्ज करने वाली बात कर रहे हैं बार बार, क्या सरप्राइज एलिमेंट है। पवार साहब हमेशा कुछ सरप्राइज फेंकते हैं, बोले कि वी ऑल हैव टू मर्ज, द स्मॉल पार्टीज हैव टू मर्ज विद द कांग्रेस। तो मोदी साहब ने कहा कि देखो ये संकेत है, बारामती के चुनाव के बाद पवार साहब का स्टेटमेंट आया शरद पवार जी का, यानी उनको ये संकेत मिला है कि आप जो ऑपोजिशन लीडर का मान्यता के जो प्राप्त सीट्स हो वो भी शायद नहीं हो पाएंगे। इसलिए हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर शरद पवार साहब का स्टेटमेंट कैसे देखते हो फारूकी साहब? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने सारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया है अपोजिशन की पार्टियों के खिलाफ, तो मुझको लगता है कि ये सारी अपोजिशन पार्टियां एक राय हो गई हैं, मिल के काम कर रही हैं। यही वजह है कि पवार साहब ने ये बात कही है कि हम सब एक हैं और मिल के रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्ज कर जाएंगे सर। तो वो ये बात एक साथ में रह के करना चाहते हैं ताकि एजेंसियों का ये जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम कर सके। राइट, थैंक यू सो मच सर। आसिफ फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। बड़े दिनों हो गए सर, आपसे मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ टीवी पर मुलाकात होती है। सर मिठाई के साथ मिलेंगे ना 4 जून को? 4 जून को मिठाई के साथ मिलेंगे सर। सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीख कबाब के साथ मिलेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो मिठाई भी चलेगी, कोई बात नहीं। नहीं, मिठाई खाने के बाद तो सीख कबाब खाएंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। Well, for the first time, I've seen a good Congress campaign. For the first time in a long time. बिल्कुल सर, I've seen a very good Congress campaign. And by the way, this is for our viewers. ये जो फोन जो हैं, जो हर घंटे हर 15 मिनट के बाद जो बजते रहते हैं, वो क्या है, वो कोई इलेक्शन का मैसेज आ रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर का मैसेज आ रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन से मैसेज आ रहा है, हर जगह पे। I agree, we must go and vote, but I don't think प्रदीप जी they are overdoing it, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट बीएमसी के जितने व्हीकल्स है उसमें स्पीकर के माध्यम से सबको जागरूक करा रहा है कि यू नीड टू गो एंड वोट, यू नीड टू गो एंड वोट। यानी हर क्षेत्र में कंटिन्यूसली ये कैंपेन चल रहा है, एक्सरसाइज योर फ्रेंचाइज, exercise your right to vote, exercise your vote, exercise your right to elect a government. I think perhaps the election commission is very disturbed with the fact that the
voter turnout is kind of low. So, Yes, so, yes, so they yes, want yes, voters to yes. come out. And I think everybody should vote. जिस मर्जी के लिए वोट करें, भले आप none of the above ही करें, नोटा ही करें, लेकिन वोट जरूर करें.